नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बेनीपुरी जी की रेखा चित्र माटी की मूर्ति में से उनकी चौथी रेखा चित्र मंगर का अध्ययन कर उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसे हम समझते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। मंगर गांव का एक मेहनती हलवाहा है। मंगर जैसा मेहनती हलवाहा पूरे गांव में नहीं है। वह गरीब जरूर है, लेकिन स्वभाव से ईमानदार है। इसके प्रमुख पात्र हैं मंगर जो हलवाहा है, बेनीपुरी जी और बेनीपुरी जी के चाचा जी भी हैं। तो चलिए हम मंगर रेखा चित्र का वाचन करते हैं। मंगर हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना। पैना एक लकड़ी का डंडा होता है जिससे बैलों को मारा जाता है। आगे आगे बैल का जोड़ा अपनी आवाज़ के हाथ से ही बैलों को भगाता। मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता। जब से मुझे होश है मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है। मुझे ऐसा लगता है, हाँ मुझे याद आता है, हल के बदले कभी कभी मुझे भी उसके कंधे पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है। लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, क्योंकि न जाने क्यों मंगर को बच्चों से वह स्वाभाविक स्नेह नहीं जो उसके जैसे लोगों के प्रायः देखा जाता है। उसे देखकर बच्चे भागते ही रहे हैं, और आज जब मंगर अशक्य जर्जर हो चुका है, बच्चे हैं मानो इसका बदला चुकाने को अपनी छोटी छड़ियों से उसे छेड़कर भगाते हैं। और जब वह झल्लाता उन्हें मारने के लिए अपनी बुढ़ापे की लकुटियाँ खोजता या खींचकर गालियाँ बकने लगता है, तो वे खिलखिला पड़ते और मुंह चिढ़ाने लगते हैं। बच्चों से उसकी वितृष्णा क्यों हुई? शायद इसीलिए तो नहीं कि उसे जो एक ही बच्चा नसीब हुआ वह कमाऊ पूत बनने से पहले ही उसे दगा देकर चल बसा, और जो उसकी एक बच्ची थी सो लूली, और जिसकी शादी में उसने इतनी दरियादिली दिखलाई, लेकिन एक बार मुसीबत काटने उसके दरवाजे वह पहुंचा तो दामाद ने ऐसी बेरुखी दिखलाई कि मंगर का स्वाभिमान उसे वहाँ से ज़बरदस्ती भगा लाया। मंगर का स्वाभिमान, गरीबों में भी स्वाभिमान। लेकिन मंगर की खूबी यह भी रही है, मंगर ने किसी की बात कभी बर्दाश्त नहीं की, और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना भी नहीं। मंगर मेरे बाबा का अदब करता था, शायद उनके बुढ़ापे के कारण सुना है। मेरे बाबूजी को वह बहुत चाहता था, शायद उनके नेक स्वभाव के कारण, किंतु मेरे चाचाओं को तो उसने हमेशा अपनी बराबरी का ही समझा, और मुझे तो वह कल तक तू ही कहकर पुकारता रहा है। किसकी मजाल जो मंगर को बदजुबान कहे। हलवाहों को मिलने वाले नित्य दिन की गालियां तो दूर की बात। ऐसा क्यों? उसका खास कारण मंगर का यह हट्टा कट्ठा शरीर, और उससे भी अधिक उसका सख्त कमाऊपन, जिसे ईमानदारी ने 4 चांद लगा दिए थे। जितनी देर में लोगों का हल 10 कट्ठा खेत जोतता, मंगर 15 कट्ठा जोत लेता, और वह भी ऐसा महीन जोतता कि पहली चास में ही सिराऊ मिलना मुश्किल। मंगर को यह बताने की ज़रूरत नहीं कि कल किस खेत में हल जाएगा। वह शाम को ही सारे खेतों की आर घूम आता, और जिसकी ताक होती वहाँ हल लिए सुबह सुबह पहुँच जाता। जुताई के वक्त किसी की देख रेख की भी ज़रूरत नहीं। आम हलवाहों के पीछे किसान जो लट्ठा लेकर पड़े रहते हैं, और तो भी वे जी चुराते, ढिलाई करते, आज का काम कल के लिए छोड़ते। यह आदत मंगर में थी ही नहीं। यूँ ही रखवाली चाहे हरी फसल हो,
हरी फसल की हो या सूखी पसही की, खलिहान में चाहे बोझों की सील हो या अनाज की रास, मंगर पर सब छोड़कर निश्चित सोया जा सकता था। दूसरा ऐसा जन मिलेगा कहाँ, फिर क्यों ना उसकी कद्र की जाए। मेरे बाबा कहते थे मंगर हलवाहा नहीं है, सवांग है। सवांग यानी परिवार का एक सदस्य। वह अपने सवांग की तरह ही कभी कभी रूठ जाता था और जब जब लोगों की झिड़क भी देता और जब तब लोगों को झिड़क भी देता था। उसकी झिड़क सबके सिर आंखों पर, उसका रूठना और उसकी मनौती होती। कभी कभी बातें कुछ बढ़ भी जाती। एक दिन काफ़ी कहा सुनी हो गई। दूसरी सुबह मंगर हल लेने नहीं आया, इधर से बुलाहट भी नहीं गई। रुपए हैं तब हलवाहे न होंगे। कोई नया हलवाहा लेकर जोता गया। उधर कोई दूसरा किसान आकर मंगर से बोला, मंगरू देख, उन्होंने दूसरा हलवाहा कर लिया है, उन्हें रुपए हैं, 1000 हलवाहे मिलेंगे तो तेरे भी शरीर हैं, 1000 गृहस्थ मिलेंगे। चल हमारा हल जोत, तू जो कहेगा मजदूरी दूंगा, लेकिन मेरा सिर जो दर्द कर रहा है, मेरा सिर जो दर्द कर रहा है। मंगर ने इसका जवाब दिया और उसका यह सिर दर्द तब तक बना रहा जब तक झंक मारकर मेरे चाचा जी फिर उसे बुलाने नहीं गए, क्योंकि 4 दिनों में ही मालूम हो गया मंगर क्या है। बैलों के कंधे छिल गए, उनके पैर में फार लग गए। खेत में हल तो चला लेकिन न ढेला हुआ न मिट्टी मिली। फिर खेत की आर पार बैठे दिन भर हलवाहे को टुकारी देते रहिए, तब कहीं 10 कट्ठा जमीन जुते। मंगर के बिना काम चल नहीं सकता। चाचा जी उसके दरवाजे पर खड़े हैं। मंगर भीतर घर में बैठा है। मंगर की अर्धांगिनी भकोलिया ने कहा, मालिक खड़े हैं, जाओ मान जाओ, कह दे मेरा सिर दर्द हो रहा है। मंगर ने चाचा जी को सुनाकर कहा, मालिक जरा इनके सिर पर मालकिन से तेल दिला दीजिए। भकोलिया हंसती हुई बोली, तुम मुझसे दिलगी करती है। मंगर के स्वर में नाराजी थी। मंगर चलो, आपस में कभी कुछ हो ही जाता है, माफ़ करो। चाचा जी के स्वर में आरजू मिन्नत थी। जाइए उसी से जुतवाइए जिससे 4 दिन जुतवाया है। मुझे ले जाकर क्या होगा, आधी रोटी की बचत भी तो होती होगी। यूँ ही नोक झोंक मान मनौवत फिर मंगर अपना हलवाही का पैना हाथ में लिए आगे आगे और चाचा जी पीछे पीछे। यह आधी रोटी की बचत क्या, इसे समझा आपने? इसे मंगर का खास इजारा समझिए। जहाँ गांव भर के हलवाहे को 1 रोटी मिलती, मंगर के लिए 1.5 रोटी जाती। वह भी रोटी सुअन्न की हो और अच्छी पकी हो, उस पर कोई तरकारी भी जरूर हो, क्योंकि मंगर किसी का कच्चा नमक नहीं खाता। मंगर की सभी शर्तें पूरी होती, लेकिन यह 1.5 रोटी वह खुद खाता, ऐसा आप नहीं समझे क्या? अपनी अर्धांगिनी के लिए लाता नहीं, आधी के 2 टुकड़े कर दोनों बैलों को खिला देता। यूँ यह आधी रोटी फिर मेरे ही घर आती। लेकिन इसमें कोई काट कपट हो नहीं सकती थी। महादेव मुंह ताके और मैं खाऊं, यह कैसे होगा? मंगर के लिए ये बैल नहीं, साक्षात महादेव हैं। यानी यहाँ मंगर बैल को शंकर का रूप बताता है। आगे है, एक आध बार बात बहुत बढ़ गई तो मंगर मेरा गांव छोड़कर चला गया, लेकिन गांव में रहते उसने दूसरे का परिहत नहीं पकड़ा। दूसरे गांव में भी वह जम नहीं सका। तब तीसरा गांव देखा और अंत में मारा फिर मेरे गांव लौटा। शायद मेरे घर जैसा कदरदा उसे कहीं नहीं मिला। मंगर का स्वभाव रूखा रहा है। किसी से लल्लो चप्पो नहीं, लाई लपटाई नहीं, 2 टूक बातें, 4 टूक व्यवहार। तो भी न जाने क्यों मंगर मुझे शुरू से ही स्नेह की नज़र से देखता रहा है। शायद इसीलिए कि मेरे बाबूजी उसे बहुत मानते थे। अब भी कहता है, मालिक ये हमारे मंझले बाबू, वह मरे मेरी तकदीर फूटी
और शायद इसीलिए भी कि मैं बचपन से ही टूअर हूँ। माँ मर गई, पिताजी चल बसे, तभी तो उसने अपना पवित्र कंधा मुझे दिया। और जब कुछ बड़ा हुआ, मैं ननिहाल जाने आने और रहने लगा तो याद आता है मंगर ही मुझे वहाँ पहुँचाता। मैं एक छठी घोड़ी पर सवार, मंगर सिर पर सौगात की चीज़ें और मेरी किताबें लिए घोड़ी की लगाम पकड़े आगे आगे। जहाँ ऊंच नीच जमीन होती, कहीं मैं घोड़ी से गिर न जाऊं, बगल में आकर एक हाथ से मुझे पकड़ भी लेता। उसके बलिष्ठ हाथों के उस कोमल स्पर्श का अनुभव आज भी कर रहा हूँ। ज्यों ज्यों बड़ा होता गया, घर से मेरा संबंध टूटता गया। बकौल मंगर, मैं तो अपने ही घर का मेहमान बन गया, लेकिन जब जब 2-4 दिनों के लिए घर जाता, मंगर को उसी रूप में, उसी पेशे में देखा करता। कपड़ों से मंगर को वहशत रही है। हमेशा कमर में भगवा ही लपेटे रहता। उसे धोतियाँ मिली है। गोवर्धन पूजा के दिन हर साल एक नई धोती लिए बिना वह बैल के सींगों में लटकन बांधता क्या। यूँ भी बाबा और चाचा साल में जब जब पुरानी धोतियाँ दिया करते। घर में शादी ब्याह होने पर उसे लाल धोतियाँ भी मिली है। मेरी शादी में मंगर के लिए नया कुर्ता भी बना था, लेकिन धोतियाँ हमेशा उसके सिर पर ही श्रृंगार रही, जिन्हें वह मुरेठे की तरह लपेटे रहता। और कुर्ता, जब मेरी किसी कुटमैती में वह संदेश लेकर जाता, कुटमैती यानी संबंधी, तभी उसकी देह ढकता। यूँ साधारणतः वह हमेशा नंग धड़ंग रहता, और मैं कहूँ, मुझे उसका शरीर उस रूप में बहुत ही अच्छा लगता। आज एक कलाकार की दृष्टि से कहता हूँ, मंगर को खूबसूरत शरीर मिला था। काला कलूटा फिर भी खूबसूरत। सौंदर्य को रंगसाजी और नक्काशी का मजमुआ समझने वालों की रुचि मैं समझ नहीं पाता। यह कहने की गुस्ताखी के लिए आज भी मैं माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। मंगर का वह काला कलूटा शरीर एक संपूर्ण सुविकसित मानव पुतले का उत्कृष्ट नमूना। लगातार की मेहनत ने उसकी मांसपेशियों को स्वाभाविक ढंग पर उभार रखा था। पहलवानों की तरह उसमें अस्वाभाविक उभार नहीं आई थी। जांघें, छाती, भुजाएं, सब में जहाँ जितनी जैसी गठन और उभार चाहिए, बस उतनी ही। न किसी मांस का लोदा, न कहीं सूखी काट। एक सुडौल शरीर पर स्वाभाविक ढंग से रखा एक साधारण सिर। मंगर के शरीर का ख्याल आते ही मुझे प्राकृतिक व्यायाम के हिमायती मिस्टर मूलर की आकृति का स्मरण हो जाता है। सैंडो के शैदाई उसमें कुछ निराश हो तो आश्चर्य नहीं, लेकिन आज न वह देवी रही, न वह कड़ाई रहा। मंगर वह नहीं रहा जो कभी था। गरीबी को वह अपने अखड़पन से हमेशा धत्ता बताए रहा, लेकिन उम्र के प्रहारों से वह अपने को बचा नहीं सका। उसकी एक एक चोट उसे धीरे धीरे जर्जर बनाती रही, और आज उस पर यह कहावत लागू है, सूखी हार ठाट भई भारी, अब का लदबद हे व्यापारी। अब का लदबद हे व्यापारी। उसके शरीर का मांस और मांसपेशियां ही नहीं गल गई, उसकी हड्डियां तक सूख गई है। आज का उसका यह शरीर उस पुराने शरीर का व्यंग चित्र मात्र रह गया है। बुढ़ापे के प्रहारों के लिए जो ढाल का काम करती, उस चीज़ का संग्रह मंगर ने कभी किया ही नहीं। आज खाए और कल को झके, ताको गोरख संग न रखे का उपासक। यह मंगर संग्रह का तो दुश्मन रहा। कोई संतान भी नहीं रही जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनती। उम्र ने इस निरस्त्र कवचहीन योद्धा पर वे सभी तीर छोड़े जो उसके तरकस में थे। मंगर बुढ़ापे के कारण हल चलाने के योग्य नहीं रह गया, तो कुछ दिनों तक उससे कुछ फुटकर काम लिए गए, लेकिन यह भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका।
अब एक ही उपाय रह गया, उसे पेंशन मिले। लेकिन हलवाहों यथार्थ अन्य दाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है, और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। फिर मंगर में जली हुई रस्सी की वह ऐंठन और शायद गर्मी भी है, जिससे दया का बादल हमेशा ही उससे दूर दूर भागता रहा है। दया का बादल चाहता है आशीर्वचनों की शीतल सतह, और मंगर के शब्दकोश में उसका सर्वथा अभाव ही समझिए। इसके बदले आज भी वही बेलौश बातें, झड़प झिड़कियों की आँच, जो पानी की क्या बात, खून को भी सुखा दे। इसके बावजूद उदारता की स्वाति बूंदें कभी कभी टपकती, किंतु पपीहे की प्यास उससे भले ही बूझे, मंगर के बुढ़ापे की मरुभूमि उससे सींची नहीं जा सकती। यह इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, इसका ध्यान रखिएगा। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज हम मंगर की हड्डियों का यह झांझर भी नहीं पाते अगर उसकी अर्धांगिनी नहीं होती। उसकी अर्धांगिनी भकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी, वह जमुनिया रंग काली कहकर मैं उसका अपमान क्यों करूं। 2 ही बच्चे हुए, इसीलिए स्त्रीत्व के उस महान क्षय से बहुत कुछ वह बची रही जो मातृत्व का सुंदर नाम पाता है। यही कारण है मंगर झरझर हो गया, लेकिन भकोलिया अभी चलती फिरती है, कुछ हाथ पांव चलाकर संगर कर लेती और दोनों प्राणियों का गुजर चला पाती है। लेकिन यह भी कब तक, क्योंकि वह बेचारी भी दिन दिन झीझती जाती है। भकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी शारीरिक ढांचे में ही नहीं, स्वभाव में भी। वे भी दीन थे। जब वह तमक कर बोलती, झपट कर चलती, न किसी को जल्द मुंह लगाती और न किसी की हेठी बर्दाश्त करती। जिस किसी ने छेड़ा, मानो काली सांपिन से फन पर पैर रखा, लेकिन भकोलिया में सिर्फ फुफकार मात्र थी। दसन और विष का आरोप उसके साथ महान अन्याय होगा। पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्द ढाल सकती है। इसका उदाहरण यह भकोलिया है। मंगर आज भी है, मुंह का बेलौश या फूहड़ कहिए, लेकिन भकोलिया वही नहीं रही। किसी का बच्चा खिला दिया, किसी का कुटान पिसान कर दिया, किसी का गोबर पात दिया, किसी का पानी भर दिया, और जो कुछ मिला उसमें पहले मंगर को खिलाकर आप पीछे खाने बैठी। किंतु इतना करने पर भी वह हमेशा मंगर की फटकार सुना करती है। मंगर अपना सारा पित्त और पुरानी झड़प अब ज़्यादातर इसी पर झाड़ता है। भगवान की मर्जी कहकर मंगर जिसके नाम पर उसकी अपनी मुसीबतों को बिसर जाने का प्रयत्न करता रहा, उस भगवान ने पर साल अगले साल उसकी और दुर्गति कर दी। उसे जोड़ों से अधकपारी उठी। भकोलिया उसकी चिल्लाहट से पसीज किसी दया की मूर्ति से दालचीनी मांग लाई और उसे बकरी के दूध में पीसकर उसका लेप उसके ललाट पर कर दिया। बाई पुटपुटी पर और आँख पर भी लगा दे। मंगर ने लेप की पहली ठंडाई अनुभव कर कहा, भकोलिया हुक्म बजा लाई। लेकिन यह क्या, जहाँ जहाँ लेप था वहाँ अजीब जलन शुरू हुई। जलन जख्म में बदली और जख्म ने उसकी एक आँख ले ली। जब मैं घर गया, बबुआ जी, मेरी एक आँख चली गई, मैं काना हो गया कहकर मंगर रोने लगा। शायद मंगर को मैंने यहीं पहली बार रोते देखा। मैं उसे ढाढ़स दे रहा था, लेकिन मेरा हृदय और विपदा अकेली कब रही। पिछले माघ में मैं घर पहुंचा। सुबह धूप निकल आई थी, लेकिन अपने चीर अभ्यास के अनुसार मैं आंखें मूंदे रजाई से लिपटा पड़ा था।
थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ गिरने की सी धम धम की आवाज़ होती। रजाई मुंह से हटाकर आंखें खोली, देखा सामने पुआल के टाल के नज़दीक एक काला सा अस्थि पंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता और गिरता। यह क्या? चौंक कर उठा, उस ओर बढ़ा और तो यह तो मंगर और अर्धांग मार गया है, यानी आधा अंग उसके सुन हो गए थे। देखा, आंखें सजल हो उठी, निकट गया, उसे संभाला, फिर कहा, मंगर पड़े क्यों नहीं रहते? यह कैसी चोट लग रही होगी? पड़े पड़े मन उब जाता है बबुआ, मंगर ने जवाब दिया। उफ, नसें ढीली पड़ गई, खून का सोता सूख गया, लेकिन मानो अब भी उसमें तरंगे उठती और किसी सूखे सागर की तरह बालू के तट पर सिर धुन पछाड़ खा गिर गिर पड़ती है। कैसा करुण दृश्य! यह रेखा चित्र समाप्त हुआ। आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।